हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीटियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 34। ठीक, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2018 सेशन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019 में। तो ये सीजीएल पीटी यानी कि टीयर 1 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसके बाकी सारे लेसन जो हैं आप द इम्पीटियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। वहां पे आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक, हम लोगों ने स्टेनो के क्वेश्चंस को किया है, सीपीओ, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल के क्वेश्चंस, फिर सीजीएल के क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्स हैं हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक में सारे लेसन्स को हम लोग डे बाई करके जो है हर दिन में हर एक लेसन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि आगे जो है आपके बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं, सीजीएल मेंस होना है, सीपीओ पीटी होना है, स्टेनोग्राफर पीटी होना है, फेज 8 पीटी होना है। ठीक, तो इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी जो है लेसन्स को कंप्लीट देखते होंगे, और अगर आप देखते हैं कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका पैसिव में दिया गया है और इसे आपको जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, चलिए, तो ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे। ठीक, यहाँ पर देखिए वाज का है, वाज का यूज हुआ है, तो वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, जब हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ये पैसिव में है, अब इसे हम लोग एक्टिव में बनाएंगे तो इसे हम लोग को जो है पास्ट इंडिफिनिट में बनाना होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये याद है तो आप अपना डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में हैज का यूज हो गया, एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए गिव का यूज हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन सी डी आपका है विल का यूज, ये विल एलिमिनेट। तो राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, अगर आपको रूल्स याद हैं, तो डायरेक्ट आप अपने आंसर पे टिक कर सकते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। ठीक, यानी कि अजीब तरीके से जो है इस महीने में फ्रूट और वेजिटेबल्स की कीमत जो है वो बढ़ी है। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया आपका द कॉस्ट। ओके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो कीमत है, यानी कि इसकी कीमत, द कॉस्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी हम इसके अनुसार ही लगाएंगे। यहाँ जो ये वर्ब यूज हुआ है इसके अनुसार ही लगाएंगे। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो एरर जो है आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसका एक अंडरलाइन पार्ट है, अगर आपको लगता है कि वो अंडरलाइन पार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप अपने ऑप्शंस जो गिवन है उनमें से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए पढ़ता, हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन द दुबई। ठीक, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हु के बाद आप हमेशा वर्ब का यूज करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हु के बाद वर्ब का यूज तो नहीं है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आइए देखते हैं, मीरा हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन द दुबई। ऑप्शंस हैं विच, विच किसको कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट करता है जो कोई निर्जीव चीज को जब भी कनेक्ट करना हो, दर्शाना हो, तो हम लोग विच का यूज करते हैं। हुम का यूज किसके करते हैं, हुम का यूज होता है किसी के साथ। ठीक, हुज यानी कि जिसका। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मीरा हैज अ फ्रेंड हुज पेरेंट्स लिव इन द दुबई। मीरा जिसकी एक फ्रेंड है, ठीक, जिनके माता पिता, हुज मतलब कि जिसका या फिर जिनका, ठीक, जिसके माता पिता जो हैं वो दुबई में रहते हैं। हुज मतलब हो गया जिसका, तो यहाँ पर जो है हुज आपके लिए एप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ड है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, अनइम्पॉर्टेंट यानी कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण न हो। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ट्रिवियल यानी कि महत्वहीन, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के रूप में हो गया। बाकी ऑप्शंस हैं नोटिसेबल यानी कि ध्यान देने योग्य, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, डिमिनिटिव यानी कि अल्प छोटा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें से एक अपना जो है सब्जेक्ट निकालेंगे और उस सब्जेक्ट को ही उसमें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो आप इसे जो है अरेंज करेंगे। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इस वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति जो है पैसे और इसका कीमत को कैसे जो है कनेक्ट करता है, यानी कि इमोशनल जो है किस प्रकार होता है। ठीक, सच क्वेश्चंस ऑफन बैफल यू, बैफल मतलब क्या होता है, बैफल मतलब होता है चकरा देना। ठीक, आपको जो है हमेशा ये ऐसे क्वेश्चंस चकरा देते हैं कि पैसे का वैल्यू क्या है, एक आदमी को किस तरह से इसे लेना चाहिए, यानी कि सी के बाद आपका आएगा बी। ठीक, उसके बाद आएगा कि मनी, अब देखिए यहाँ पर ये मनी के बारे में बात हो रहा है, तो मनी के बारे में ही हम लोग यहाँ पर आगे कनेक्ट करेंगे। तो मनी ऑन इट्स ऑन नो वैल्यू, मनी जो है इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है until you have some use for it, जब तक कि आप उसे यूज नहीं करते हैं। ये रियलिटी भी है, जैसे कि आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, ठीक, तो जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो CBD उसके बाद आपका आएगा ए, इट्स वैल्यू इज लिंक टू व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर, यानी कि वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है तब उसका वैल्यू हमें पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर 30 मई। ठीक, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ भर भी प्लूरल फॉर्म है, टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर 13 मई। तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये सेंटेंस जो है आपका किसमें चेंज है, ये सेंटेंस जो है आपका चेंज्ड है पैसिव वॉइस में। ठीक, तो अगर आप इसे एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसे आपको कमेंट करके बताना है, एकदम इजी है। ठीक, वॉइस अगर आप अच्छे से सीख चुके हैं तो आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर, कंसीव यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कंसीव मतलब होता है ध्यान में लाना, या फिर इसका मतलब होता है गर्भधारण, मतलब जो महिलाएं, मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भधारण, तो ये कंसीव मतलब गर्भधारण भी हो गया और इसका मतलब होता है ध्यान में लाना। तो ये दोनों इसका अर्थ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर फिल इन द ब्लैंक रूट देन द वन दैट ही दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चूज टू फॉलो। ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्टिम्युलेटिंग यानी कि उत्तेजक, डैशिंग यानी कि साहसी, डॉन्टिंग यानी कि कठिन, प्रोवोकिंग यानी कि उत्तेजित करने वाला। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डॉन्टिंग रूट, यानी कि यह ध्यान में लाने योग्य एक बात है जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है, देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो, यानी कि एक जो ट्रैवलर होता है वो फॉलो कैसा रास्ता करता है वो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि वो कठिन रास्ते को चुनता है या फिर वो खुद का रास्ता बनाकर चुनता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। हर एक वर्ड आप लोग याद रखते जाइएगा, याद करते जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है। द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, यानी कि सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही सीखा है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, वाज अवेयर का यूज करेंगे। ठीक, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखें। तो देखिए अब इसके बेस्ट पर हम लोग जो है अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो हैज यहाँ पर यूज एलिमिनेट कर सकते हैं, विल का यूज एलिमिनेट कर सकते हैं, इज बीइंग का यूज एलिमिनेट कर सकते हैं, वाज यहाँ पर यूज हो गया, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक, तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना भी सीखें। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, यानी कि कुछ ऐसा चीज जिसे आप एक पतले तार में जो है लपेट सकते हैं, यानी कि उसमें जो है बहुत ही कोमलता होती है, उसे क्या कहते हैं OWS, तो उसे कहा जाता है डक्टाइल। इसका मतलब होता है कोमलता, नरमी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। स्मूथ यानी कि चिकना, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, ब्रिटल यानी कि क्षण भंगुर, नाजुक जो तुरंत टूट जाए, आसानी से टूट जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको फिर से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यहाँ पे आपको फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा
कि सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ बात हो रहा है कलमकारी, जो कि एक टाइप है हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक, या फिर हैंड प्रिंटेड भी ये होते हैं कलमकारी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका डी हो गया, उसके बाद है कि ऑप्शन ए आएगा फिर कि ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलमकारी, यानी कि जो कलमकारी जो कला है उसमें सिर्फ नेचुरल डाइज यूज किया जाता है। एंड इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, और इसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स यूज होते हैं, यानी कि डी के बाद आपका आया ए। उसके बाद आएगा देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलमकारी इन इंडिया। इंडिया में जो है दो प्रकार के कलमकारी के रूप पाए जाते हैं। दे आर द श्री कलस्त्री स्टाइल एंड द मछलीपट्टनम स्टाइल, ठीक। यहाँ पर जो है डी ए बी सी राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ऑब्स्टिकल का। ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा। ऑप्शंस देखते हैं। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। बेनिफिट यानी कि फायदा। क्लियरेंस मतलब क्या हो गया? क्लियरेंस मतलब हो गया कि अनुमति देना, ठीक, या फिर भुगतान करना भी होता है। एसेसरी यानी कि सहायक। बैरियर यानी कि बाधा। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल चूज करना है। तो 40th का जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 40वां, ठीक, 40वां। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे फिर से आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड को चुनना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सेरेनिटी। इसका मतलब होता है शांत, ठीक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा भी गया है। बाकी ऑप्शंस जो हैं गलत लिखे गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टैलेंट यानी कि प्रतिभा, ठीक। सेंटिमेंट यानी कि भाव, सी की जगह एस को यूज कर लीजिए। और क्लेवर में जो है CLEVER, क्लेवर यानी कि चालाक, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को बताना है। काउज आर एमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर देखिए काउज आर एमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो गायें हैं वो जानवरों में सबसे नम्र माने जाते हैं, ठीक। जेंटलेस्ट यानी कि सबसे नम्र, विनम्र, ठीक। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि वो सब में अच्छे हैं। नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग। यहाँ पर देखिए नन का यूज हुआ है। नन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? नन का यूज जो है आप सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करता है बोलने वाले के इंटेंशन पे कि वो किस रूप में उसे बोल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बोलने वाला का जो यहाँ पर रूप है ये काउस है, ठीक। काउस यानी कि प्लूरल रूप में है, तो प्लूरल के साथ हम यहाँ पर वर्ब का यूज प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम नन के बाद इल्स का भी यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक। काउज आर एमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक। वो जो है सबसे विनम्र जानवरों से एक हैं। कोई भी उन्हें जो है उनके जैसा कोई भी जो है अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं दिखाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है नन के बाद इल्स यानी कि उनके अलावा, किनके अलावा? तो यहाँ पर जो गाय हैं उनके बारे में बात हो रहा है, तो नन इल्स, ठीक। उसके बाद सोज की जगह आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नन वर्ड है ये आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करेगा कि जो बोलने वाला है वो किस चीज पर जो बोल रहा है, मतलब कि जोर किस चीज पर दे रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर काउज है, ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब भी इसके अनुसार प्लूरल ही यूज करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। Charlie Chaplin's rise to fame parallel the fill in the blank growth of Hollywood movies in the first decades of the century. ऑप्शंस देखते हैं। sluggish यानी कि सुस्त, explosive यानी कि भयंकर विस्फोटक, progressing यानी कि प्रगति, ठीक, delayed यानी कि देरी से। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। चार्ली चैपलिन का जो राइज है टू फेम पैरेलल द एक्सप्लोजिव ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड, यानी कि उनके फेम से जो है हॉलीवुड मूवीज में जो है ग्रोथ हुआ इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है इंडेवियर का। इंडेवियर मतलब होता है प्रयत्न, ठीक, यानी कि आप कोशिश करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इसका आपको पर्यायवाची बताना है। सक्सेस यानी कि सफलता, रिजल्ट यानी कि परिणाम, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, अटेम्प्ट यानी कि कोशिश, आपका प्रयत्न। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ बताना है। द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रंस पार्क हैज बीन निब्ड इन द बर्ड बाय द लोकल काउंसिल। तो
निप इन द बर्ड, इसका मतलब क्या होता है? निप इन द बर्ड मतलब होता है हॉल्ट समवन एट अर्ली स्टेज, यानी कि आप जो है किसी चीज को उसके अर्ली स्टेज पर ही रोक देते हैं। HALT, हाल्ट, हाल्ट मतलब हो गया रोकना, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। इनकरेज्ड स्ट्रांगली, यानी कि जो है उसको जो है अच्छे से सपोर्ट करना, यानी कि साहस बढ़ाना उस चीज का। चेंज्ड कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से परिवर्तित कर देना। ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि उस आइडिया को आप क्या कर दिए, हाल्ट कर दिए या फिर रोक दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंक्लूडेड सम वेयर इल्स। यहाँ पर किसी और जगह पर उसे बनाना नहीं, ऐसा नहीं है। निप इन द बर्ड मतलब होता है कि आप उस चीज को जो है शुरुआती समय में ही उसे रोक दिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस पार्क बनाने का आइडिया था वो लोकल काउंसिल के द्वारा जो है रोक दिया गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस एकेडमी जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे आपको सारे लेसन्स के PDF शेयर किए जाते हैं, ठीक। फिर आपको जो है हम अलग से SSC, NTPC और BPSC के एग्जाम के लिए खास तौर पर हम GS के क्वेश्चंस भी अपन आपको जो है देना शुरू कर रहे हैं। 2 लेसन्स ऑलरेडी आपको अपलोड हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप द एमटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा SSC, NTPC, BPSC, GS, GA प्लस करेंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट, आप उसमें जाकर उन लेसन्स को देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए SSC, NTPC और BPSC के एग्जाम के लिए GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। उसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम आवर कंस्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द रनिंग, ये आपका आइटम है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इंटर्ड एज अ कंपटीटर इन अ कॉन्टेस्ट, ठीक। यानी कि आप जो है किसी कॉन्टेस्ट में कंपटीटर के रूप में जो है शामिल हुए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है कंटेस्टिंग द सीट, यानी कि हमारे पास अब एक ऐसे एक्स मिनिस्टर हैं जो अब सीट लड़ रहे हैं हमारे कंस्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कंटेस्टिंग द सीट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। वीकनेस का, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, अब इसका विपरीत बताना है आपको। इलनेस यानी कि बीमारी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ब्रेवरी यानी कि साहस, डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको फिर से एंटोनिम बताना है टायरेंट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तानाशाह, जो आपका अत्याचार करता हो, अत्याचारी, ठीक। तो इसका विपरीत बताना है। पैट्रोन यानी कि संरक्षक, बेनिफेक्टर भलाई करने वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, एक व्यक्ति आप पर अत्याचार करता है और एक व्यक्ति आप पर भलाई करता है। चैंपियन और राइवल यानी कि प्रतिद्वंदी, जो आपका विरोधी होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक बनाना है, यानी कि पैसेज को फिल करना है, ठीक। आइए पढ़ते हैं। एम आनंद कुमार, साइंटिस्ट एम आनंद कुमार जो कि एक वैज्ञानिक हैं, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन यानी कि नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सेज यानी कि कहते हैं दैट एलिफेंट्स आर इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम, जो हाथी हैं वो इंजीनियर्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, ठीक। ही एक्सप्लेन्स यानी कि वो व्याख्या करते हैं। दे आर सीड, उसके बाद आपके ऑप्शंस में से जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डिस्पर्सेस, यानी कि दे आर सीड डिस्पर्सेस, वो जो हैं बीज को फैलाने वाले होते हैं, यानी कि इधर से उधर, ठीक, फैलाने वाले होते हैं। फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों के बिना जो है फॉरेस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड, यानी ऑब्जर्व मतलब कि ऐसा देखा गया है। टू नॉट हैव यंग, उसके बाद फिर आपका आगे क्या है? टू नॉट हैव यंग सैपलिंग एट ऑल, यानी कि वो जो है जो जंगल है वो अपने युवा अवस्था में नहीं दिखते हैं हाथियों के अलावा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक। क्वेश्चन पर फिर आगे बढ़ते हैं। 24 क्या है? दिस इज बिकॉज, यानी कि इसका कारण यह है, दिस इज बिकॉज सर्टेन स्पीसीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स, यानी कि कुछ सीड्स ऐसे हैं, सर्टेन स्पीसीज यानी कि कुछ जीव ऐसे हैं जो डिस्पर्स करते हैं यानी कि फैलाते हैं सीड्स को सिर्फ और सिर्फ हाथियों के द्वारा, ठीक। यानी कि दिस इज बिकॉज सर्टेन स्पीसीज, सर्टेन मतलब कि कुछ निश्चित संख्या में ही, स्पीसीज यानी कि जो जीव हैं वो डिस्पर्स करते हैं सीड्स को यानी कि बीज को सिर्फ
ओनली थ्रू एलिफेंट्स, यानी कि सिर्फ हाथियों के द्वारा ही। द एनिमल्स आर फेनोमिनल, जो जानवर हैं वो असाधारण होते हैं, यानी कि फेनोमिनल होते हैं। दृश्य, इस फेनोमिनल मतलब होता है दृश्य या फिर असाधारण। द एनिमल्स आर फेनोमिनल एट adapting themselves to new ecological conditions and negotiating a problem, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो असाधारण होते हैं, अडेप्ट यानी कि अपने अनुकूल बना लेते हैं, ठीक, टू न्यू इकोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि जो नए परिस्थितियां आती हैं उनके सामने वो उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं और उनसे जो है नेगोशिएट करते हैं। कोई भी समस्या आता है तो उसे वो नेगोशिएट कर लेते हैं, ठीक। तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एम आनंद कुमार वो साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो इंजीनियर्स होते हैं इकोसिस्टम के। वो ये बताते हैं कि वो जो हैं, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उन्हें डिस्पर्स करते हैं अलग अलग जगहों पर। उनके बिना जो है ये पूरा जंगल यंग नहीं दिखता है, ठीक। इसका कारण यह है क्योंकि कुछ जो सर्टेन स्पेसीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाथियों के द्वारा ही जो सीड्स होते हैं उन्हें डिस्पर्स करते हैं, फैलाते हैं, ठीक। जो एनिमल्स होते हैं वो फेनोमिनल होते हैं, यानी कि जो है असाधारण होते हैं, हर इकोलॉजिकल कंडीशन को अपने अनुकूल बना लेते हैं, ठीक। और कोई भी अगर समस्या आता है तो उससे वो खुद से निपट लेते हैं, ठीक। तो यह है पूरे पैसेज का अर्थ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है सेट नंबर 34 एमबी पब्लिकेशन के बुक से। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।